हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और। देखिए, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। चलिए, हमारा भी तबीयत ख़राब था, इस चक्कर में वीडियो नहीं आई। छोड़िए ये सब बात, आइए स्टडीज़ पे फोकस करते हैं। देखिए, तो आपने अगर जो शॉर्ट्स फॉलो किया होगा तो शॉर्ट्स में अभी एक नया शॉर्ट्स पड़ा है। उस शॉर्ट्स में आपने देखा होगा कि ये वाली वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट पे है, ठीक है। ऐसे उसमें जनरल इंट्रोडक्शन था पूरे पार्ट का। उसको हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, या फिर इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 12 जो है हमको डिस्कस करना है। तो आर्टिकल 12 में देखिए, आर्टिकल 12 में जो है डेफिनीशन है, ठीक है, पूरे के पूरे पार्ट का, ठीक है। तो ये बता रहा है, देखिए आर्टिकल 12 को पहले वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश देखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे इसमें। देखिए क्या कह रहा है इन दिस पार्ट अनलेस द context otherwise requires, the state includes the government and the parliament of India and the government and the legislature of each states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। ठीक है। देखिए कह रहा है कि इस पार्ट में जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज मतलब खुद नहीं कहता कि स्टेट क्या है, तब तक हम क्या समझेंगे कि स्टेट, द स्टेट जहाँ भी लिखा होगा वो किस चीज़ को रिफ़र करेगा, तो इंक्लूड करेगा गवर्नमेंट को, ठीक, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, और गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट को, और लोकल या अदर अथॉरिटी जो है उस टेरिटरी, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की टेरिटरी में, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक। आइए 13 आर्टिकल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आर्टिकल 13 है, ये डील करता है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो लॉ जो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो देखिए डेरोगेशन का मतलब अगर जो आप देखना चाहते हैं तो देखिए डेरोगेशन का मतलब, एक सेकेंड, हाँ जी, देखिए अभी नहीं आ रहा है लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए डेरोगेशन का मतलब होता है खिलाफ, या तो फंडामेंटल राइट के तरफ या फिर उसके खिलाफ। तो देखिए इसमें पहला क्लॉज क्या है, कह रहा है ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। तो देखिए ये कह रहा है कि वो सारे लॉज जो फोर्स में है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, जो इमीडिएटली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब मतलब जिस इस कॉन्स्टिट्यूशन का जब कमेंसमेंट हुआ है उसके पहले जितने भी लॉ फोर्स में थे, ठीक है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है किस इस पार्ट से, ठीक है, तो इस इनकंसिस्टेंसी के चलते क्या है कि वो जो है वाइड हो जाएंगे, मतलब खारिज हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक। आइए क्लॉज 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सेकेंड क्लॉज कह रहा है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉज which takes away or abridges the right conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void। तो कह रहा है कि देखिए स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है, जो इस पार्ट को एब्रीच करेगा, मतलब इस पार्ट को ब्रीच कर जाए, इस पार्ट के खिलाफ हो, ठीक, या फिर इस पार्ट के किसी भी राइट को जो है टेक अवे कर ले, उसको ले ले। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट हैं, बेसिक राइट्स हैं, तो ये हर इंसान को मिलते हैं जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में रिसाइड करता है, ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो देखिए, तो इस ये कह रहा है कि इस पार्ट के अंतर्गत जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसका कोई भी एक भी अगर जो आर्टिकल फॉलो नहीं हुआ किसी भी लॉ के द्वारा, ठीक है, तो वो पहले में ये था कि उसको वाइड कंसिडर कर दिया जाएगा, और दूसरे में ये कि स्टेट उस पर ऐसा लॉ बना भी नहीं सकता है कि ये ब्रिज हो, ठीक है। अब देखिए अगर जो ऐसा लॉ बनता है तो कह रहा है कि देखिए एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज सेल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वाइड। कह रहा है कि अगर जो इसको कंट्रावेंट करते हुए
कोई लॉ बनता है, ठीक है, तो उसको जो है वॉइड कर दिया जाए। देखिए कंट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक, ब्रीच करना, ठीक है। तो देखिए अगर जो इसका उल्लंघन करता है तो ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा, उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। देखिए सब क्लॉज 3 क्या है, सब क्लॉज 3 ये कह रहा है, सॉरी क्लॉज 3, देखिए क्लॉज 3 कह रहा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कह रहा है इस पूरे आर्टिकल में जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज मतलब कॉन्टेक्स्ट खुद को डिफाइन नहीं कर देता कि नहीं भाई हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, तब तक जो है लॉ का मतलब होगा ऑर्डिनेंस। लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। तो कह रहा है तो जब तक ये खुद को डिफाइन नहीं करता है कि लॉ की कोई और मीनिंग है, तब तक हम लॉ की मीनिंग जो है किसी ऑर्डिनेंस से, लॉ ऑर्डर से, बाई लॉ से, रूल से, रेगुलेशन से, नोटिफिकेशन से, कस्टम से और जो यूजेस है, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ का वही मान के चलेंगे, कुछ और नहीं मानेंगे, ठीक। अब देखिए सब क्लॉज बी कह रहा है, देखिए थर्ड क्लॉज का सब क्लॉज ए वो था, ये सब क्लॉज बी है। तो सब क्लॉज बी कह रहा है लॉ इन फोर्स इंक्लूड्स लॉ पास्ड और मेड बाय द लेजिस्लेचर और अदर competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas, ठीक। तो ये कह रहा है कि लॉ इन फोर्स जो है, ठीक, जो लॉ इन फोर्स जहाँ भी लिखा होगा वो इंक्लूड करेगा किसको, जो कि लॉ पास किया गया हो या बनाया गया हो लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है, या तो अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, मतलब अदर अथॉरिटी जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ बनाने के लिए, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, वो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले, और नॉट प्रीवियसली रिपील्ड, और पहले उसको रिपील ना किया गया हो, ठीक है। नाउ इट इज स्टैंडिंग विद एनी सच लॉ, कह रहा है अब इस ऐसे लॉ के बारे में, और एनी पार्ट ऑफ देयर मे नॉट बी देन इन ऑपरेशन ईदर और इन अ पर्टिकुलर एरियाज, कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि वो ऑपरेशन में ना आए, ठीक है, किसी मतलब फुल्ली या तो ऑपरेशन में ना आए या पर्टिकुलर एरियाज में उनका ऑपरेशन ना हो। ये देखिए उन लॉ के बारे में लिखा है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक, और प्रीवियसली रिपील्ड नहीं किया गया, मतलब उनको पहले हटाया नहीं गया है, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए उसके बाद क्लॉज 4 क्या कह रहा है, क्लॉज 4 कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल सेल अप्लाई, कह रहा है इस आर्टिकल का कोई भी फीचर जो है अप्लाई नहीं हुआ, कहाँ पे, एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368, कह रहा है इस आर्टिकल का कुछ भी जो है उस 368 का अंडर जो अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है अप्लाई नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आर्टिकल 13 कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 14 देखते हैं क्या है। देखिए आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ठीक। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखिए ये है कि स्टेट जो है वो किसी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसकी जो है इक्वालिटी लॉ के सामने, मतलब कहीं भी कोर्ट वोर्ट में अगर जो पेश होता है तो अगर जो इक्वालिटी मांगता है अपनी, कि ऐसा नहीं है कि वहाँ रतन टाटा पेश हो गए तो उनके लिए नियम दूसरा है, हम पेश हो गए तो हमारे लिए नियम दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो भी नियम है या फिर लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, ठीक है, उसको मेरे लिए भी उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे कि अदर किसी बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी के लिए ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने बराबर वाला ये जो बात है कि हर जगह आप मूवी वगैरह में देखते हैं कानून के सामने सब बराबर है, ये जो है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ से मिलता है, आर्टिकल 14 से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए इसके बाद वाला देखते हैं।
इसका बाद और आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और द प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये पूरा आर्टिकल जो है ये प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो। मतलब रिलीजन हो या तो आप रिलीजियस मैटर्स पे जैसे हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं कर सकते, रेस हो कोई काला है गोरा है ये नहीं कर सकते, कास्ट है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है इस पे नहीं कर सकते। सेक्स का मतलब बेसिकली जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। ठीक है, या फिर और सो जो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। ठीक है, उसके बाद देखिए या फिर प्लेस ऑफ बर्थ है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि हम यूपी में हैं, कोई कर्नाटका में है, कोई दिल्ली में है, तो कोई जम्मू में है, तो उनके लिए अलग अलग, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए इसका आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है। तो क्लॉज 1 है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। तो कह रहा है कि स्टेट जो है वो शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन को किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, या फिर इनमें से कोई भी। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे इस पूरे क्लॉज में, ये देखिए यहाँ आगे जो आप पूरा क्लॉज पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली, ओनली लिखा है, ओनली। ये चीज़ ध्यान देंगे, ये आगे बहुत काम आएगी। ओनली का मतलब ये है, ओनली ये कहना चाहता है कि सिर्फ, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ किस ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि नहीं ये नहीं मेंशन है कहीं भी, और इसका उपयोग भी बहुत होता है एग्जाम्पल में। आप आगे देखेंगे कई सारे लॉ भी बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्लॉज है वो कह रहा है नो सिटीजन शैल, कह रहा है कोई भी सिटीजन जो है ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद द रिगार्ड टू। ठीक, कह रहा है कि कोई भी नो सिटीजन शैल, मतलब किसी भी सिटीजन को जो है आप जो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर इनमें से किसी पे भी, ठीक है, उसको आप सब्जेक्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन। मतलब उनको आप किसी सर्विस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते, किसी भी तरह के उनको आप डिसेबल या डिसेबिलिटी नहीं उनके अंदर दिखा सकते, या किसी भी तरह के आप उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं थोप सकते कि भैया तुम ये हो तो तुमको ये करना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अब विथ रिगार्ड टू लिखा है तो देखिए किसके रिगार्ड में ये बात हो रहा है। तो ये रिगार्ड में बात हो रहा है, क्लॉज ए है एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। ठीक, कह रहा है कि एक्सेस टू शॉप्स मतलब किसी भी दुकान में जाने से, ठीक, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स में जाने पे, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट मतलब प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट जो है वहाँ जाने पे, मतलब कहीं कोई पार्क वगैरह है तो ठीक है वहाँ जाने पे आप इस बेसिस पे जैसे उसको रोक नहीं सकते हैं, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिर और लिखा है आगे देखिए, ये और लिखा है, और के बाद कह रहा है बी क्या है, बी सब क्लॉज क्या है, बी सब क्लॉज कह रहा है द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेथिंग गार्ड्स, रोड्स and the places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public। ठीक, देखिए कह रहा है यूज़ ऑफ वेल्स मतलब कुएं को यूज़ करने से, टैंक्स को यूज़ करने से, या बाथिंग घाट्स जो हैं मतलब जैसे गंगा घाट है, यमुना घाट है, ये सब पे जो घाट वगैरह हैं आप गए होंगे तो देखे होंगे, दशाश्वमेध अस्सी वगैरह ये सब, तो यहाँ पे आप नहीं उसको रोक सकते। ठीक, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट है, पब्लिक रिजॉर्ट के जो प्लेसेस हैं मतलब आप कहीं गोवा वगैरह बीच वगैरह पे चले गए, ठीक है, या तो वो मेंटेन किए गए हैं होली या फिर पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड, या ठीक है, या तो कुछ पोर्शन जो है वो स्टेट फंड मिलता है उसको, या फिर पूरे तरह से उसको अगर जो स्टेट ही उसका काम दाम सब संभालता है तो आप उस पर जो है रोक नहीं लगा सकते। ठीक,
और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, या फिर ऐसा है कि जो डेडिकेट किया गया है कि मतलब हाँ भैया इसको जनरल पब्लिक ही यूज़ करेगी, तो ऐसे जगह पे आप नहीं लगा सकते। देखिए इस क्लॉज में भी आपको एक चीज़ देखने को मिल जाएगी कि मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड, मतलब या तो पूरे तरीके से स्टेट फंड में हो या फिर पार्टली जो है स्टेट फंड में हो। देखिए इस चीज़ का भी जो है आपको दुरुपयोग 2-4 लोग करते हुए दिख जाएंगे। जैसे कई सारे ऐसे प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हैं या प्लेसेस ऑफ पब्लिक जो है रिजॉर्ट हैं जहाँ पे जो है वो स्टेट फंड रिसीव ही नहीं करते, मतलब ना होली मतलब पूरे तरीके से भी वो स्टेट फंड नहीं देता है, ठीक है, और पार्टली भी स्टेट फंड नहीं देता है, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि अब पूरे तरीके से वो प्राइवेट बॉडी हो जाती है, तो थोड़ा सा जो है उनका उस पर कंट्रोल हो जाता है। तो आप देखे होंगे कि कई बार आप ऐसे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी देखते होंगे कि कोई गरीब वरीब जा रहा है कहीं किसी होटल में, तो उसको कह दिया कि नहीं भैया तुम जाओ, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो ये वगैरह। तो ये इसके चलते हो पाता है कि वहाँ वो पूरी प्राइवेट बॉडी है, तो वो ये चीज़ गवर्न कर सकते हैं कि किसको आना है किसको नहीं आना है। चलिए फिर क्लॉज 3 को देखिए। क्लॉज 3 कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहा है कोई भी चीज़ जो है इस आर्टिकल में ऐसी नहीं है जो स्टेट को रोक रही है, ठीक है, कि स्पेशल प्रोविज़न आप वुमेन या चिल्ड्रन पे नहीं बना सकते। ये ध्यान रखिएगा कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बन सकते हैं और वो बने भी हैं, जिसमें से आपको पता ही होगा वर्क एथिक्स पे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं कि जहाँ पे चिल्ड्रंस इतने एज के अंडर में वर्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। टॉक्सिक प्लेसेस पे बनी है कि इतना एज मिनिमम होना चाहिए जहाँ टॉक्सिक केमिकल वगैरह है वहाँ काम करने के लिए, ठीक है। हैवी मशीन्स वगैरह पे कि हैवी मशीन्स पे काम करने के लिए इतना एज ग्रुप है कि बिलो 18 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वुमेन्स के लिए बना है कि जनरल ऑफिस में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आप मिसबिहेव नहीं कर सकते वुमेन्स के साथ। उनकी वर्किंग टाइमिंग का भी एक स्लॉट है कि आप इतने से इतना ही काम करा सकते हैं उनसे। ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर स्टेट बनाया भी है बहुत सारा जो है। स्टेट कहने का मतलब इन द सेंस जो है लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ठीक है। लेजिस्लेचर ही हमारे यहाँ लॉ बनाता है, मतलब द पार्लियामेंट की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद देखिए क्लॉज 4 क्या कह रहा है। क्लॉज 4 है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द क्लॉज 2 ऑफ द आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ध्यान दीजिए 4th आर्टिकल कह रहा है कि इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 को जो है प्रिवेंट कर रहा है, मतलब वो प्रिवेंट करता है स्टेट को बनाने से स्पेशल प्रोविज़न जो है किसके लिए, एडवांसमेंट के लिए, सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जो हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप इक्वालिटी है, ऐसा लिखा है कि इक्वालिटी है सबके बीच में, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे, तो आप ऐसा नहीं है कि आप स्टेट नहीं बना सकता है, जी नहीं। आप देखिए स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को देख के कि कोई सोशली बैकवर्ड क्लास है या फिर इस तरह का उसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जैसे जिसको EWS का कोटा आप जानते ही हैं, आजकल बहुत मुद्दा उठ भी गया था फॉल्स सर्टिफिकेट वगैरह का, ये सब भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के द्वारा जो है ये कह रहा है कि नहीं स्टेट जो है बना सकता है, ऐसा नहीं है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक। क्लॉज 5 देखिए क्या कह रहा है। क्लॉज 5 कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन द सब क्लॉज G, कह रहा है कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है इस आर्टिकल में जो सब क्लॉज G जो है, मतलब क्लॉज 1 का जो क्लॉज G है आर्टिकल 19 का, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है स्टेट्स को मेक करने से एनी स्पेशल प्रोविजन बाई लॉ, किसी भी तरह का स्पेशल प्रोविजन या बाई लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली, कह रहा है किसी एडवांसमेंट के लिए किसी भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए और द शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कह रहा है तब तक के लिए जब तक कि ये जो स्पेशल प्रोविजन है वो इस बात को एश्योर करता है कि उनका एडमिशन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो पाए, ठीक, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इसमें ध्यान दीजिए इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंक्लूड किया गया है, मतलब स्टेट जो है इस पे भी रूल बना सकता है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कि भैया ऐसा नहीं आप कर सकते कि किसी को लेंगे ब्राह्मण का खाली भर्ती होगा और किसी का नहीं लेंगे भैया बड़े बड़े हैं तो
ऐसा कुछ नहीं भाई, ठीक। तो ये चीज़ देखिएगा, यहाँ पे जो है ये बहुत अच्छा क्लॉज, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्लॉज है। कम से कम इसमें जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे भी जो है गवर्निंग है स्टेट की, ठीक। वेदर एडेड कह रहा है, या तो एडेड हो मतलब गवर्नमेंट द्वारा हो, या अनएडेड हो मतलब स्टेट के द्वारा एड नहीं मिलता हो, तो भी कोई बात नहीं भैया, रूल हम बना सकते हैं, ठीक। अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कह रहा है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको छोड़ के, ठीक। अब देखिए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे क्लॉज 1 में आगे। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही बने हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये क्या बोलते हैं, कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब ही सिर्फ जाती है, एनजीओज द्वारा गवर्न इंस्टीट्यूट वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वही जाती है। अब जैसे आप देखिए कि मुस्लिम जो है माइनॉरिटी अपने कंट्री में, तो वो मदरसा चलाते हैं, तो मदरसा में सिर्फ मुस्लिम ही जा सकता है, हिंदू नहीं जा सकता। तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि अगर आप माइनॉरिटी चला रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो मेजर क्लासेस हैं उनको तो एजुकेशन मिलती है, क्योंकि आप देखिए अगर जो ज़्यादातर लोग क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्य हैं, तो यही लोग इंस्टीट्यूट भी खोल के बैठे हैं, बनिया वगैरह, कोई और नहीं खोल के बैठा है। तो ये लोग अगर जो खोल के बैठे हैं तो सिंपल सी बात है, अपने कास्ट वालों को तो देते ही हैं एडमिशन। एडमिशन ये किसको नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं लोअर कास्ट को, ठीक है, माइनॉरिटीज़ को। तो अगर जो माइनॉरिटी खुद के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलती है और ये डिसाइड करती है कि नहीं भैया हम बड़े कास्ट वालों को नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बड़े कास्ट वालों को पढ़ाने के साथ ही प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन का फैक्टर आ सकता है। तो इसलिए अगर जो वो ये डिसाइड करते हैं तो इसमें स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्टेट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसा कर सकते हैं। चलिए देखिए आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, कह रहा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी की बात कर रहा है किसमें, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब देखिए पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज कह रहा है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कह रहा है कि जो है इक्वालिटी होनी चाहिए किस चीज़ में, अपॉर्चुनिटी में, किसके लिए, तो ऑल सिटीजन्स के लिए। तो जितने भी भारत के सिटीजन सबके लिए जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, किस चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होनी चाहिए, किस मैटर में, तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस, मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए और किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, जो कि स्टेट के अंडर में काम कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्लॉज क्या है, सेकेंड क्लॉज है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और द ऑफिस अंडर द स्टेट। कह रहा है किसी भी सिटीजन को आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किस ग्राउंड पे, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, डिसेंट मतलब लीनेज की बात कर रहा है, ठीक, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम, या इनमें से किसी पे भी, ठीक है। अगला देखिए थर्ड क्लॉज क्या है, थर्ड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और द क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ और एनी लोकल or other authority within a state or the union territory any requirement to the residence with the state or the union territory prior to such employment or appointment। कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इस आर्टिकल में, ठीक है, जो पार्लियामेंट को प्रिवेंट करता है। किस लिए, तो जैसे किसी भी लॉ को बनाने के लिए किस रिगार्ड में, तो क्लास या क्लासेस, किसी भी क्लास या फिर किसी और द क्लासेस को के लिए कि एम्प्लॉयमेंट है अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। कह रहा है गवर्नमेंट के अंडर किसी भी ऑफिस में या अपॉइंटमेंट हो या फिर उसके लिए अंडर में एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, या फिर कोई लोकल बॉडी में हो या फिर अथॉरिटी जो भी स्टेट द्वारा गवर्न करती है उसके लिए कोई ऐसा पोस्ट वगैरह है, तो उसके लिए जैसे ये नहीं कहता है कि रेसिडेंस विद इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। कह रहा है कि रेसिडेंस के बेसिस पे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते, बना सकते हैं। आपको पता ही होगा कई जगह कोटा है भी, तो राजस्थान में भी कोटा है, मध्य प्रदेश में कोटा है, हर जगह कुछ ना कुछ कोटा है कि इतने नंबर ऑफ पर्सन जो हैं
वो रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट रूल बना नहीं सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट रूल बना सकता है। चलिए फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है, फोर्थ क्लॉज ये कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट और द पोस्ट इन द फेवर ऑफ any backward classes of citizen which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। कह रहा है कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है इस आर्टिकल में, मतलब मिसअंडरस्टूड ना किया जाए कि स्टेट जो है लॉ नहीं बना सकता है, प्रोविज़न नहीं बना सकता। किस लिए? तो रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं बना सकता कि अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए या फिर जो भी गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह है उसके लिए। तो किसके लिए? तो बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्टेट समझता है कि ये लोग बैकवर्ड क्लास हैं और एडिक्वेटली मतलब ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं सर्विस में। ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि ज़्यादातर जो है ST SC या ST है या SC है, तो ये लोग अगर जो ज़्यादातर सर्विसेज में नहीं है, स्टेट को ऐसा लगता है और स्टेट सोचती है कि हमको इस पर रिजर्वेशन देना चाहिए, तो स्टेट रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई गोल्डन रूल है कि नहीं, रूल ही नहीं बना सकते। चलिए ये स्टेट के लिए था, ठीक, मतलब ये पूरा स्टेट का मतलब आप समझ रहे हैं, इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है। ऐसा आप स्टेट का मतलब ये नहीं समझिएगा कभी भी कि एक स्टेट की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसलिए शुरुआत में इस आपको बता दिया गया था कि स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक्सरसाइज करती है, ठीक। 4A देखिए क्लॉज क्या कह रहा है, कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन with constitutional seniority to any class or classes of the post in the services under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe which in the opinion state are adequately represented in the services under the state। और सेम चीज़ है ऊपर वाली, बस इसमें प्रमोशन की बात कह रहा है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि स्टेट ऐसा रूल नहीं बना सकता कि कोई ST SC है तो अगर जो उनको प्रमोट करना है तो फिर ऐसा है कि कि नहीं इनका नंबर है, जैसे ये 4 साल से कोई अगर जो ब्राह्मण है या फिर कोई अगर जो अपर कास्ट है वो 4 साल से अगर जो जॉब कर रही है, ठीक, मतलब उसके एक्सपीरियंस 4 साल का है, और कोई ST SC है तो उसका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमेशा जो अपर कास्ट है उसका ही होगा। या फिर तो ऐसा गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि नहीं भैया 3 साल के लिए ST SC है तो वो इक्विवेलेंट टू 5 साल मतलब अदर कास्ट के हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रमोशन के लिए है कि आप प्रमोशन भी पहले दे सकते हो, ऐसा अगर जो रूल स्टेट बनाती है तो। फिर देखिए 4B क्या कह रहा है क्लॉज, तो क्लॉज 4 भी कह रहा है नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for the reservation made under the clause 4 or the clause 4A as a separate class of vacancy to be filled up in a succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% रिजर्वेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ दैट ईयर। कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में, ठीक है। जैसे स्टेट जो है कंसिडर नहीं कर सकती कि अनफिल्ड वैकेंसीज जो है एक ईयर की, मानिए कोई ईयर है उसमें कुछ वैकेंसीज अनफिल्ड रह जाती हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर के लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न जो रिजर्वेशन का जो है अंडर क्लॉज 4 या फिर क्लॉज 4A के अंडर जो सेपरेट क्लास के लिए वैकेंसी जो है सक्सीडिंग ईयर के लिए, ठीक, वो ऐसा एक साथ कंसिडर नहीं की जाएंगी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सक्सीडिंग ईयर और द ईयर्स एज सच क्लासेस ऑफ, एक सेकंड रुकिए हम आपको दिखाते हैं, 1 मिनट। देखिए ये देखिए कंसिडर विथ, ठीक, देखिए कंसिडर टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ द ईयर, ठीक, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप एंड डिटरमाइन सीलिंग 50%, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिजर्वेशन में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लिखा है रिजर्वेशन ऑन द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑफ दैट ईयर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। 5th क्लॉज क्या कह रहा है, देखिए 5th क्लॉज कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body there
ऑफ सेल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है इस आर्टिकल में जो इस बात पे इफेक्ट डालता है कि किसी भी लॉ के ऑपरेशन में अगर जो वो प्रोवाइड करता है कि इनकम्बेंट, देखिए इनकम्बेंट का क्या मतलब होता है, इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है, कि मतलब प्रेजेंट में जो ऑफिस है कनेक्शन विद अफेयर इन द रिलीजियस एंड डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, कह रहा है रिलीजियस या फिर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और एनी मेंबर गवर्निंग द बॉडी, कह रहा है ऐसा कोई मेंबर जो उस बॉडी को गवर्न करता है, ठीक है। पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, पर्सन जो है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस करता है, बिलोंग करता है पर्टिकुलर डिनोमिनेशन से, तो उस पर ऐसा कोई खासा इफेक्ट है नहीं। चलिए अगला देखते हैं कौन सा है, तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 17, ठीक। आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए अनटचेबिलिटी का ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अनटचेबिलिटी आप जानते होंगे पहले के टाइम में, जैसे अभी हम 4 कास्ट ही मानते हैं, ठीक है, तो वो 4 मेजर कास्ट जो हैं, हिंदू की बात कर रहे हैं, 4 मेजर कास्ट जो हैं वो हैं ब्राह्मण, ठीक, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है। इसके आप थोड़ा सा और पहले के टाइम में जब न्यू टाइम पे जब देश आज़ाद वगैरह हुआ था, तो उसके भी पहले, मतलब कहने का मतलब है जब वैदिक टाइम से जब ट्रांजिशन हुआ तो एक नई कास्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बेसिकली वो कास्ट कभी थी नहीं, लेकिन चूंकि वो लोग पिटी वर्क्स करते थे, ऐसे काम करते थे, मैन्योर स्कैवेंजर्स वगैरह जो थे, तो उनको एक अनटचेबल्स की परिभाषा दे दी गई कि नहीं भैया ये अछूत हैं। जी हाँ, अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, ठीक है, तो उनको अनटचेबल्स की परिभाषा दे दी गई और एक 5th क्लास का जन्म हुआ, ठीक है, अनटचेबल्स का, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल है वो अनटचेबिलिटी को जो है पूरी तरीके से ख़त्म करता है, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड, कह रहा है, देखिए आप इसमें इस आर्टिकल क्या कह रहा है, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। देखिए इसमें सीधा सीधा मेंशन है कि अनटचेबिलिटी को जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया है और इसकी प्रैक्टिस जो है वो दंडनायक है, मतलब वो अक्षम्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि ऐसा कोई भी इन्फोर्समेंट है, ठीक है, ये डिसेबिलिटी है जिसके चलते अनटचेबिलिटी राइज होती है अगर जो, तो वो ऑफेंस जो है पनिशबल है अकॉर्डेंस विद द लॉ, लॉ के अंतर्गत जो है वो पनिशबल है। आप ध्यान रखिएगा अनटचेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, अगर जो आप इस बात की PIL फाइल करते हैं किसी पे कि फलाना हमको अनटचेबल फील मतलब ट्रीट किया है, ठीक है, तो फिर उसके बाद जान लीजिए सुनवाई बड़ी कम है इस पे, गवर्नमेंट का बहुत फास्ट सेक्शन होता है, आप अनटचेबल किसी को फील नहीं करा सकते। चलिए आने अगला देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, अगला आर्टिकल 18 है, ठीक है। 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। इसमें टाइटल्स को जो है उनका जो है एबोलिशन कर दिया गया है, कि हटा दिया गया है, कि आप इसमें बेसिकली कि आप कौन सा टाइटल यूज़ कर सकते हैं और नहीं कर सकते। आप देखिए क्या लिखा है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। कह रहा है कोई भी टाइटल हो, ठीक है, या मिलिट्री का टाइटल हो या एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो। जैसे मिलिट्री टाइटल का मतलब हो गया कि कोई सूबेदार है, लेफ्टिनेंट है, ये है, ठीक है। एकेडमिक अगर जो डिस्टिंक्शन है मतलब बीटेक है, MBBS है, ये है, तो ये स्टेट कन्फर नहीं करेगा, मतलब किसी भी तरह से स्टेट इस पे को जो है अलाउ नहीं करता है, स्टेट नहीं इसको मतलब सहमति दिखाता है इसके तरफ। देखिए उसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड क्लॉज कह रहा है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। कह रहा है कि कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है वो फॉरेन स्टेट से जो है किसी भी तरह का टाइटल नहीं ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अगर जो इंडिया में रेसाइड करते हैं, ठीक है, और ब्रिटेन वगैरह से आपको किसी तरह का अगर जो टाइटल मिलता है, जैसे नाइटहुड वगैरह है, नाइटहुड का मतलब ये होता है, आप लोग कई लोग नाम सुने होंगे, सर आइजैक न्यूटन, सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो ये जो नाम के आगे सर लग जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह का नाइटहुड है। तो ये नाइटहुड जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप इंडिया का सिटीजन है। ये नाइटहुड के लिए नहीं है, और भी बहुत सारे टाइटल हैं जिनको आप नहीं ले सकते, ठीक। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल
while he holds any office of profit or trust under the state except without the consent of the president any title from the foreign state। कह रहा है ऐसा कोई पर्सन अगर जो है जो इंडिया का सिटीजन नहीं है फिर भी जो है कोई ऑफिस होल्ड करता है गवर्नमेंट के अंदर में, कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। अब वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कुछ चेक्स होते हैं कि क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है कि नहीं। सिंपल आपको 2-3 चेक बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि क्या वो ऑफिस फुल्ली जो है गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा है। अगर जो ऐसा है तो वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। या फिर आपकी जो पेमेंट है, जो सैलरी आप रिसीव कर रहे हैं, तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको दी जा रही है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा आपको रिसीव हो रहा है। तो जी हाँ, वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ये टेस्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। अगर जो ऐसा आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसा कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, एक सेकेंड, या फिर ऐसा कोई आप ट्रस्ट चला रहे हैं तो फिर जो है आप नहीं ले सकते किसी भी तरह का टाइटल फॉरेन स्टेट से। अगर जो आपको लेना है तो आपको प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा। विदाउट प्रेसिडेंट की कंसेंट के आप टाइटल नहीं ले सकते। अगला देखिए क्या है, नेक्स्ट क्लॉज 4 है। वो कह रहा है, क्लॉज क्या कह रहा है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और द ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट्स और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। कह रहा है ऐसा पर्सन है अगर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है या ट्रस्ट होल्ड करता है स्टेट के अंडर में, ठीक है, तो वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के जो है वो किसी भी तरह का प्रेजेंट नहीं ले सकता है। एमोलमेंट मतलब जो है फंडिंग नहीं ले सकता, आप ऐसे समझिए। और जो है किसी भी तरह का ऑफिस भी नहीं ले सकता है, ठीक है, जो कि फॉरेन स्टेट के अंडर में काम कर रहा हो। अगला, एक सेकेंड, अगला आर्टिकल देखिए। अगला आर्टिकल है, एक सेकेंड, यहाँ आर्टिकल 19 देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। कह रहा है कुछ राइट्स का प्रोटेक्शन कर रहा है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है इंश्योर करते हैं। आइए देखते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्या है, ऑल सिटीजन शैल हैव। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है हर सिटीजन के पास होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला सब क्लॉज ये इंश्योर करता है, तो सब क्लॉज ए कह रहा है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सबके पास, कोई भी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है। सब क्लॉज बी कह रहा है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कह रहा है कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली और विदाउट आर्म्स, मतलब किसी भी तरह का जो है आर्म्स या एम्युनिशन आप कैरी नहीं कर सकते हैं, पीसफुली जो है असेंबल हो सकते हैं। उसके बाद देखिए सब क्लॉज सी कह रहा है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कह रहा है कि ये एकदम आपको फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, ठीक है, जैसे बार एसोसिएशन वगैरह है, या यूनियंस बना सकते हैं, फार्मर यूनियन वगैरह, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो आप बना सकते हैं फ्रीली, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। क्लॉज डी कह रहा है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप फ्रीली जो है पूरी इंडिया के टेरिटरी में जो है मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है आपको रोका नहीं जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं तो आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब नॉर्मली आप जो है एक स्टेट टू अदर स्टेट या फिर पूरे इंडिया के टेरिटरी में आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, आप उसको, उसके लिए आपके ऊपर जो है कोई रोक नहीं है, ठीक। उसके बाद क्लॉज ई कह रहा है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आप किसी भी इंडिया की टेरिटरी के अंतर्गत किसी भी पार्ट में कहीं पे भी, ठीक है, आप रिसाइड कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ ज़मीन खरीदिए, जो वहाँ के लीगल टैक्सेस वगैरह हैं, जो लोकल लॉ है वो फॉलो कीजिए, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह, और फिर आप सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है, ठीक। सब क्लॉज जी क्या कह रहा है, सब क्लॉज जी कह रहा है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। कह रहा है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। देखिए ट्रेड, बिजनेस या फिर ऑक्यूपेशन या फिर प्रोफेशन से आप स्मगलिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो मतलब जितनी चीज़ें अंडर द रूल है गवर्नमेंट के लॉ के अंडर में काम कर रहा है,
तो वो सारा काम आप कर सकते हैं। देखिए क्लॉज 2 क्या है, क्लॉज 2 कह रहा है नथिंग इन द सब क्लॉज ए of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposed reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign state, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of court, defamation or incitement to an offense। कह रहा है कि आर्टिकल जो है ये आर्टिकल के अंतर्गत आप जो क्लॉज 1 देखे, ठीक है, उसका जो क्लॉज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर में, तो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, कि एग्जिस्टिंग लॉ के ऑपरेशन को जो इफेक्ट कर दे, ठीक है, या फिर प्रिवेंट कर दे स्टेट को किसी भी तरह का लॉ बनाने से इन सो फार एज सच लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ऐसा कोई लॉ अगर जो बनता है जो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है किसी भी तरह के एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, ऐसा एक्सरसाइज जिससे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो है इंटीग्रिटी का सवाल हो, या फिर उसकी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का सवाल हो, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट का सवाल हो, पब्लिक ऑर्डर हो, डिसेंसी हो, मोरालिटी हो, या फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, डिफेमेशन हो, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो, तो इस तरह के मैटर में जो है स्टेट लॉ बना सकता है कि भाई देखिए कि टेरिटरी ऑफ इंडिया का सवाल, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का सवाल है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट का सवाल है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट का सवाल है कि आप भाई ये काम नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आज बांग्लादेश से वॉर चल रहा है तो आप यहाँ बैठ के बांग्लादेश को गाली देना शुरू कर दे, जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो इसके ऊपर जो है स्टेट का मतलब आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रूल बना सकती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब उस क्लॉज में ऐसा कुछ मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि वो ऐसा था कि नहीं भैया अब हमको खुला छूट मिल गया, हम जिसको जो मन करेंगे वो बोल देंगे, निकल जाएंगे, उसके बाद सिर्फ जज के पास जाके कह देंगे भैया आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में दिया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखिए नहीं तो फिर जज धर लेगा तो फिर समझिएगा। चलिए देखिए क्लॉज 3 देखते हैं। क्लॉज 3 कह रहा है नथिंग इन द सब क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज। कह रहा है कि फर्स्ट क्लॉज के जो है सब क्लॉज बी में देखिए क्या कह रहा है, अफेक्ट the operation of any existing law in so far as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of the sovereignty and integrity of India or the public order reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said sub clause। ठीक है, तो देखिए बी क्या था, पीसफुल टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कह रहा है कि विदाउट आर्म्स के लिए जो है मतलब आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ऐसा कुछ मिसअंडरस्टूड नहीं करना है कि स्टेट जो है आपके ऊपर रूल नहीं बना सकता कि आप कैसे करेंगे। जी नहीं, रूल बना सकता है, और रूल्स हैं भी, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे रूल्स हैं कि आप ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक रूल्स के तौर पे आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको लोकल अथॉरिटी जो होती है वहाँ की आपको इन्फॉर्म करनी होती है। कहने का मतलब जो वहाँ का पुलिस थाना वगैरह होगा वहाँ से रिटन परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि ये टाइम स्लॉट है, इसमें हम करेंगे भाई, हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, ये वो। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए चल दिए भैया प्रोटेस्ट करने, ये तो ऐसा नहीं है। रूल बना सकता है गवर्नमेंट, रूल बना सकती है, और रूल गवर्नमेंट में बनाए भी हैं, ठीक है। और क्योंकि भाई अगर जो किसी भी तरह का है जिसको जो है कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके के चलते सॉवरेनिटी जो है या फिर इंटीग्रिटी जो है इंडिया की वो इफेक्ट हो रही है, या पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो है क्या कर सकती है गवर्नमेंट, रूल ही बना सकती है। तो रूल बना सकती है, बाकी आप पीसफुली असेंबल होकर अगर जो अपना काम करना चाहते हैं तो आप परमिशन वगैरह लीजिए, जो लोकल रूल है उसको फॉलो कीजिए, और फिर आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन द सब क्लॉज सी ऑफ द सेड क्लॉज। कह रहा है कि सब क्लॉज सी का जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं है वो इफेक्ट डालता हो किस चीज़ पे, तो वही है कि मतलब लॉ वगैरह स्टेट बना सकता है, ठीक है। किस, अच्छा ये देख लीजिए कि आप किस केस में बात कर रहा है। तो सी जो है, सी देखिए एसोसिएशन और यूनियन बनाने की बात कर रहा है कि आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं,
ठीक है। लेकिन वही है कि आप एसोसिएशन और यूनियन बनाइए, लेकिन भाई वही पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, मोरालिटी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिए। और इन सब चीज़ को एश्योर करने के लिए स्टेट लॉ बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है सब क्लॉज सी में कि आपके ऊपर कोई रूल नहीं है। जी हाँ, रूल वगैरह रहेगा, लॉ वगैरह रहेगा, जो लोकल अथॉरिटी लॉ बनाई है आपको उसको फॉलो करना है। ठीक, तो फिर क्लॉज 5 देखिए, वो डी और ई सब क्लॉज से डील कर रहा था। ये डी सब क्लॉज पहले ही देख लेते हैं। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और ई क्या है, सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वही कह रहा है, सेम ही चीज़ है। अब देखिए, पूरी लैंग्वेज आपकी सेम है, बस वो जो है अब डी और ई के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। नथिंग इन द सब क्लॉज डी एंड ई ऑफ द सेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इज फॉर इट्स इम्पोजेस द एंड और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एक्सरसाइज ऑफ एनी राइट्स कॉन्फर्ड बाय द इधर इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वही मतलब इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स जुड़ गया है। उस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जुड़ने का पीछे का रीजन ये है कि जो कि सेटलमेंट की बात हो रही थी कि आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं। तो कुछ रूल हैं जैसे कि जिसके अंडर आप सेटल नहीं कर सकते, उनमें से एक ये है कि कुछ एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है शेड्यूल्ड एरिया और ये सब। तो उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह का उनका जो इंटरेस्ट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ पे कोई ट्राइब वगैरह रिसाइड करें वहीं चले गए भैया हमको यहाँ घर बनाना है। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए कुछ आपको शेड्यूल एरियाज़ के स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और गवर्नमेंट उस पर रूल बनाती है। तो वही कह रहा है, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉ एंड इम्पोजिंग। देखिए, क्लॉज सी जो है वो देखिए, क्लॉज 6 जो है, देखिए क्लॉज जी के बारे में बात करा है। ये क्लॉज जी देख लेते हैं एक बार। क्लॉज जी देखिए क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कह रहा है कि देखिए प्रोफेशन या ट्रेड और बिजनेस आप कैरी कर सकते हैं, वही सेम चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं वापस से ही कि नथिंग इन द सब क्लॉज जी ऑफ द स्टेट क्लॉज शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजेज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on the exercise of the right conferred by the said subclause, and in particular nothing in said subclause shall affect the operation of an existing law so far it relates to or prevent the state from making the law relating to। कह रहा है कि देखिए किस किस चीज़ में जो है स्टेट लॉ बना सकता है। बाकी का कहानी तो आप जानते ही हैं कि किस किस चीज़ के लिए जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट है, सवर्निटी है, इंटीग्रिटी वगैरह की बात की गई है। फिर ये देखिए, इसका जो सब क्लॉज 1 है उसमें कह रहा है कि द प्रोफेशनल और द टेक्निकल क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन कैरिंग आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। कह रहा है स्टेट इस पे रूल बना सकता है। ठीक है, कि क्या नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं जो आपको रखनी चाहिए किसी भी तरह का प्रोफेस करने के लिए, जो कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिनके लिए आपको चाहिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है। कहने का मतलब जैसे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिसर्च करना है, आप कुछ भी ऐसे मुंह उठाए चले गए रिसर्च करने, तो उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे कि आप रिसर्चर होने चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन है कि आपको किस फील्ड में रिसर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे छोटे में समझा दे रहा हूँ कि अगर जो आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है तो उसमें वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई आप कुछ जानते हो केमिस्ट्री के विषय में। जैसे वो ये कह दिया कि एटलीस्ट आपको जो है पीएचडी होना है केमिस्ट्री में, जब भी आप केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है एटॉमिक रिसर्च वगैरह। नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई भी घर आया मुंह खोल के चले भैया हम एटॉमिक रिसर्च करेंगे, कोई पता चले आग उग लगा के भड़का उड़का दिए चारों तरफ, तो ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके ऊपर रूल जो है स्टेट बना सकता है, स्टेट ने रूल बनाए भी हैं, ये भी आपको पता है। उसके बाद देखिए सेकेंड क्लॉज क्या है, सब क्लॉज क्या कह रहा है, वो कह रहा है द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय द कॉर्पोरेशन ओन controlled by the state or of any trade, business, industry, service, whether to exclusion complete or partial of the citizen or otherwise। कह रहा है कि स्टेट है या फिर कॉर्पोरेशन जो ओन किए जा रहे हैं या कंट्रोल किए जा रहे हैं स्टेट के द्वारा, किसी भी तरह का ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस है। ठीक है, वेदर कह रहा है कि इस तरह में जो है कि एक्सकल्जन जो है कि किस केस में आपको निकाला जा सकता है, या कंप्लीट या पार्शियल एक्सकल्जन है। ठीक है, तो इस तरह का जो रूल है ये बना सकता है स्टेट, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए एक चीज़ आप बेसिक समझ गए होंगे अभी तक, अगर जो नहीं समझे तो आपको समझाता हूँ। आर्टिकल पढ़ने का तरीका, हर आर्टिकल का आप ध्यान देंगे अगर जो, तो ये देखिए प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। आप ये देखिए कि इसका पहला जो क्लॉज होता है
वो हमेशा ये बात करता है कि आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं किसी भी आर्टिकल का। तो ये राइट्स आपको मिल रहे हैं, जैसे ABCDEF, सॉरी इसमें F नहीं है तो आप ये ध्यान रखिएगा, E और G जो है, तो ये सारे राइट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद से देखिए, उसके बाद का जो क्लॉज होगा, एक सेकंड देखिए, उसके बाद का जो क्लॉज होगा सेकंड से लेकर 6 वगैरह तक जो हमने पढ़ा, वो हमेशा ये बात करता है कि ये चीज़ें तो आपको मिल रही हैं लेकिन इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस क्या है। तो हमेशा जो फर्स्ट क्लॉज होगा वो आपको ये बताएगा कि ये राइट्स आपको मिलते हैं, बाकी के क्लॉज ये बताएंगे कि इस राइट पे या इन राइट्स पे, नंबर ऑफ राइट्स अगर जो हैं ज़्यादा राइट्स हैं तो इन राइट्स पे जो है रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो बाकी के क्लॉज जो है रेस्ट्रिक्शंस पे बात करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर जो आपको मोटे रिवीजन करना होगा कभी कि क्या ही करूँ, जल्दी जल्दी में रिवीजन करने का टाइम नहीं है, तो आप सारे आर्टिकल का फर्स्ट क्लॉज अगर जो पढ़ेंगे तो वो ये इंश्योर करता है कि आपको क्या मिल रहा है, ठीक। चलिए आर्टिकल 20 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 आइए देखते हैं। देखिए आर्टिकल 20 कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कह रहा है कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, किस लिए, कि किसी भी ऑफेंस में अगर जो आप कन्विक्टेड हैं, तो देखिए कैसा कैसा प्रोटेक्शन है और क्या है कन्विक्शन का रूल। तो देखिए कह रहा है, फर्स्ट क्लॉज कह रहा है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफिस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the office। तो कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, किसके लिए, एक्सेप्ट मतलब किस चीज़ के बावजूद, तो अगर जो देखिए कह रहा है कि अगर जो वायलेशन ऑफ लॉ है, ठीक है, जो फोर्स में है, कि ऐसा लॉ जो कमीशन जो है वो बनाया है उस समय, ठीक है, तो उस तरह का अगर जो लॉ है, उस लॉ को अगर जो ब्रीच किया है, उसका वायलेशन किया है, तब तो वो कन्विक्ट किया जा सकता है, नहीं तो उसको किसी भी तरह का आप कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। कि अगर जो कोई लॉ ही नहीं ब्रीच हुआ तो आप उसको कन्विक्ट नहीं दिखा सकते, ठीक। नॉर भी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी, कह रहे कोई भी ऐसी आप पेनल्टी भी नहीं लगा सकते जो कि ग्रेटर हो, जो कि उस समय के लॉ में, उस कमीशन द्वारा या फिर उस ऑफिस द्वारा बनाया गया जो लॉ है उसके अंतर्गत जो पेनल्टी है, आप उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि जैसे बेसिक जैसे है कि आप किस चीज़ पे कितनी पेनल्टी है, जैसे कि कोई अगर जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो अगर जो उस पर पेनल्टी मान के चलिए कि अगर जो 1 लाख रुपए है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उसको 2 लाख रुपए के लिए आप ये कह सकते हो कि नहीं 2 लाख की पेनल्टी लग जाए। जी नहीं, अगर जो जनरल रूल है कि 1 लाख की पेनल्टी मैक्स टू मैक्स लग सकती है, तो आप मैक्सिमम पेनल्टी लगा सकते हो 1 लाख रुपए, आप उससे ऊपर की पेनल्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्लॉज क्या कह रहा है, अगला क्लॉज कह रहा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को सेम ऑफेंस के लिए बार बार जो है पनिश कर दिए। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि किसी से कोई अगर जो ऑफेंस हो भी जाता है, इन केस आप कहीं गए और किसी चीज़ में अगर जो हीटेड मोमेंट में आपकी पुलिस से बातचीत हो गई और आपने पुलिस के ऊपर हाथ छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको फॉर श्योर आपको जो है जेल होगी, आपको जो रूल है वो फॉलो होगा, आपका जो है आपको जेल भेजा जाएगा, पनिश किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जेल से निकलेंगे और फिर दोबारा वही लगा देंगे, नहीं भैया पुलिस को मारे थे 2 साल फिर जेल में जाओ, ऐसा नहीं है। आप किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ एक बार जो है कन्विक्ट किए जा सकते हो, एक बार जो है पनिश किए जा सकते हो। उसके बाद क्लॉज 3 देखिए क्या कह रहा है। क्लॉज 3 कह रहा है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कह रहा है किसी भी पर्सन को, चाहे वो कोई भी पर्सन है, हम हैं, आप हैं या फिर कोई भी है, उसको जो है हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि भैया आप खुद के लिए विटनेस बन जाओ। मतलब आप जो है खुद ही ये बात कह दो कि भैया हाँ हम मारे थे इनको, ये वो, इसके लिए किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन है कन्विक्शन में। देखिए उसके बाद से अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल जो है 21 है। तो आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इसमें आपकी लाइफ का प्रोटेक्शन है और आपकी पर्सनल लिबर्टी का प्रोटेक्शन है, ठीक है। देखिए
नो पर्सन शैल बी deprived ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कह रहा है किसी भी पर्सन को आप डिप्राइव नहीं रख सकते, मतलब उसको इस चीज़ से दूर नहीं रख सकते कि उसकी जो लाइफ, राइट टू लाइफ जो है, या फिर पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है कि वो एक मतलब इज्जतदार जीवन जीना चाहता है, तो आप उससे उसको डिप्राइव नहीं रख सकते। कब तक? जब तक कि कोई प्रोसीजर लॉ द्वारा नहीं बना है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको जेल हो गई तब वहाँ पे ये तो नहीं देखा जा सकता है कि भैया आपकी पर्सनल लिबर्टी क्या है और आपका राइट टू लाइफ है। आपको फांसी हो गई तो कोई आपको राइट टू लाइफ देख रहा है? कुछ नहीं, फांसी हुई, टांग दो, खेला ख़त्म, ऐसे ही चलता है। चलिए, ये चीज़ समझाना चाह रहा है ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है 21A। 21A कह रहा है राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच अ मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन। तो कह रहा है स्टेट जो है ये स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, ये सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए हर आदमी को, हर, चाहे वो लड़का है लड़की है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, ये सब चीज़ें तो देखिए इनहेरेंट हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो ये कह रहा है राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी। और स्टेट जो है वो फ्री, ये देखिए लिखा है प्रोवाइड फ्री, तो स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा किसको? उस ऐसे चिल्ड्रन को जो जिनकी 6 to 14 ईयर्स एज है। देखिए जैसा भी स्टेट फिट समझे, मतलब उस हिसाब से स्टेट अपना लॉ बना सकता है, वही चीज़ लिखा है इन 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में और बाय लॉ डिटरमाइन। देखिए इसी के अंतर्गत जो है सब पढ़े सब बढ़े वाली योजना है, ठीक है, या फिर स्कूल चले हम पहले था, ठीक है, अब सब पढ़े सब बड़े हो गया। ये जो योजना है, जो प्राइमरी स्कूल्स चलते हैं, मिडिल स्कूल्स चलते हैं, तो ये इनके अंडर में चलते हैं, इसके अंदर में है कि भाई गवर्नमेंट को देना ही है। इसीलिए हर जगह एक प्राइमरी स्कूल जो है, एक मिडिल स्कूल जो है कुछ दूरी पे होता है, ताकि वो फ्री एजुकेशन का जो राइट है वो ब्रीच ना हो, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल 22 है, ठीक। तो ये देखिए राइट टू फ्रीडम का हमारा जो है लास्ट आर्टिकल है, अभी देख लेते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन एनी केस। तो कह रहा है कि किसी भी तरह का देखिए अरेस्ट के खिलाफ जो है, अरेस्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन है, डिटेंशन के अगेंस्ट जो है सर्टेन केसेस में डिटेंशन है, उनके खिलाफ जो है प्रोटेक्शन आपको किसका मिलता है? डिटेंशन का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो एक सेकंड रुकिए। देखिए डिटेंशन का मतलब होता है निरोध, हिरासत, नज़रबंदी, हालात, नज़रबंद, समझ रहे हैं नहीं? तो मतलब जेल वगैरह जाने के अगेंस्ट जो है आपको क्या प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब देखिए फर्स्ट क्लॉज क्या कहता है। फर्स्ट क्लॉज कह रहा है नो पर्सन हु इज अरेस्ट शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सुन एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नॉर शैल ही बी डिनाइड टू राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई अ लीगल प्रोसिक्यूशनर लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो कह रहा है ऐसे आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके जो है अपनी कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते बिना इन्फॉर्म किए, ठीक है। उसको आप इन्फॉर्म करेंगे जब आप उसको डिटेन करेंगे। बेसिकली आप जाते होंगे आप देखते होंगे मूवीज़ में कि कोई जाता है अरेस्ट करने, वो कहते हैं वारंट कहाँ है। वारंट का मतलब ये है कि वो एक रिटन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपको जो है अरेस्ट किया जाएगा इस ऑफेंस में, ठीक। ये राइट है हर आदमी को जानने का कि भैया हमको इस ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन का राइट, ठीक। और जल्द से जल्द आपको ये चीज़ उसको बतानी है, ठीक। और ये ग्राउंड जो है क्या कह रहा है कि फॉर सच अरेस्ट, मतलब उसका ग्राउंड बताना होगा आपको कि किस तरह का अरेस्ट है, वही अभी आपको चीज़ बता रहे थे, ठीक। और वो उसको आप एक राइट और है कि आप उसको कंसल्ट के राइट से नहीं रोक सकते, वो कभी भी कंसल्ट कर सकता है, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। किसी भी ऐसा लीगल प्रैक्टिशनर है जो भी, ठीक है, कोई भी मतलब वकील के थ्रू जो है वो अपना जो है अपने चॉइस का वकील ले सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि आप उसको रोक सकते हैं, वो बिल्कुल ले सकता है चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है सेकेंड क्लॉज ये कह रहा है एवरी पर्सन who is arrested and detained in the custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest
excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in the custody beyond the set period without the authority of a magistrate। कह रहा है कि कोई भी पर्सन ही है तो अगर जो आप उसको कस्टडी में डिटेन किए हैं तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत उसको जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के अंदर जो है आपको ले जाना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट मतलब एज इन ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब जो भी अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट है आप उसके अंदर सीजीएम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, या फिर जो भी है एसडीएम है, तो अगर जो आपको उसके पास ले आए, मजिस्ट्रेट के पास ले आए, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास उसको 24 आवर्स में पहुंचाना ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन 3 दिन कस्टडी में रखे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश जरूर करोगे। ठीक है, और ये चीज़ जो है 24 आवर्स वाली, ये अगर जो कहीं से दूर से आना है, जैसे अगर जो कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से पहुँचने में ही 12 20 15 16 घंटे लग गए, ऐसा तो लगता नहीं क्योंकि लोकल अथॉरिटी में तो हर जगह 2 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर जो लगता है इन केस कहीं फंस गए, गाड़ी ख़राब हो गई, तो वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाता, वो टाइम पीरियड नहीं गिना जाता। और अगर जो आगे की कस्टडी लेनी है तो वो मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी से ही हो सकती है, अदरवाइज़ कोई और चांस नहीं है। देखिए थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, थर्ड क्लॉज कह रहा है नथिंग इन द क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई। कह रहा है क्लॉज 1 और 2 जो है अप्लाई नहीं होगा। कब नहीं होगा वो देखिए, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग एज एनिमी एलियन। कह रहा है ऐसा कोई पर्सन जो एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन कहने का मतलब है टेररिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, एनिमी एलियन ऐसा लोग हैं, इस तरह का पर्सन है जो कि आपके दुश्मन का दोस्त है। जी हाँ, आपके एनिमी या फिर एनिमी स्टेट का अगर जो वो फ्रेंड है तो वो आपके लिए एनिमी एलियन होता है। तो आपको अगर जो कहीं लिखना है तो आप एनिमी एलियन लिख के डैश लगा के लिख दीजिए, अ पर्सन हु इज़ द फ्रेंड ऑफ द एनिमी स्टेट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया इज नोन एज द एनिमी एलियन फॉर द स्टेट। ठीक, अगला देखिए, इसका सब क्लॉज बी कह रहा है टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। कह रहा है ऐसा कोई भी पर्सन जो अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है किसी लॉ के अंदर जो प्रोवाइड होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत अगर जो वो अरेस्ट हुआ है तो उस फिर जाके उसके ऊपर क्लॉज 1 और 2 अप्लाई नहीं होता। देखिए क्लॉज 4 क्या है, क्लॉज 4 कह रहा है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द 3 months अनलेस। कह रहा है कि कोई भी लॉ जो है, आप ऐसा कोई भी लॉ नहीं हो सकता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो किसी भी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए जो है डिटेन किया जा सकता है, मतलब जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। कब तक, ठीक है, लिखा है अनलेस, अनलेस मतलब देखिए जब तक की, जब तक क्लॉज ए है एन एडवाइजरी वुड कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन हु आर or have been or the qualified to be appointed as the judges of the high court has reported before the expiration of the said period of the 3 months that there is in the its opinion sufficient cause for such detention, provided that nothing in this subclause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by the parliament under the subclause B of the clause 7। तो ये कहना चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि अगर जो तब तक नहीं जब तक कि कोई एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया हो ऐसे लोगों द्वारा जो क्वालिफाइड हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, ठीक है, और ऐसे ही जो है वो रिपोर्ट अपनी पेश करें और 3 महीने के एक्सपायरी टर्म से पहले कि नहीं भाई इनको जेल में रखना ज़रूरी है, इसके लिए एक सफिशिएंट कॉज है, एक सफिशिएंट रीज़न है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड नथिंग कह रहा है कि और ऐसा कोई चीज़ नहीं है सब क्लॉज में जो ये ऑथराइज करती है कि पार्लियामेंट जो है रूल बना सकता है और ये 3 महीने को एक्सटेंड कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक, देखिए क्लॉज बी क्या कह रहा है, क्लॉज बी कह रहा है सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सब क्लॉज ए और बी ऑफ द क्लॉज 7। कह रहा है कि ऐसे लोग जो डिटेन किए जा सकते हैं जो पार्लियामेंट लॉ अगर जो बनाता है। ठीक है, ठीक है, सब क्लॉज ए और बी के अंडरगट ऑफ क्लॉज 7। तो अभी क्लॉज 7 देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लॉज 5 क्या कह रहा है, एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन द pursuance of an order made under any law providing for the preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to the person on the ground on which the order has been made and shall afford him to earliest opportunity of making the
रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। तो कह रहा है कोई भी पर्सन डिटेन किया गया है किसी भी ऑर्डर के अंतर्गत, तो लॉ जो प्रोवाइड कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए, तो जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो जल्द से जल्द जो है कम्युनिकेट करे उस, और कम्युनिकेट करके जो ग्राउंड है ऑर्डर का वो बताए, ठीक, और जल्दी से जल्दी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है करे, ठीक। फिर देखिए क्या कह रहा है, तो 6 क्लॉज कह रहा है नथिंग इन द क्लॉज 5 shall require the authority making any such order as is referred to in the clause to disclose fact which such authority considered to be against the public interest disclose। कह रहा है ऐसा कोई चीज़ नहीं क्लॉज 5 में जो रिक्वायर करता हो अथॉरिटी को मेकिंग सच ऑर्डर, कि मतलब अथॉरिटी को एक ऐसा ऑर्डर बना दे जो रिफ़र करे क्लॉज के लिए, डिस्क्लोज करे फैक्ट को, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए कह रहा है कि सॉरी ये देखिए, हाँ क्लॉज 7 आ गया। क्लॉज 7 कह रहा है पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रिस्क्राइब, कह रहा है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब कर सकती हैं। देखिए क्लॉज ए है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द क्लास और द क्लासेस ऑफ द केसेस इन विच द पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द prevented detention without obtaining the period of an advisory board in accordance with the provision of the sub clause of the clause 4। तो वही कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है ऐसे लॉ बना सकती है कि पर्सन को लॉन्गर रखा जा सके 3 month से ज़्यादा, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, अगर जो एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको रिपोर्ट नहीं पेश करती है। तो बी क्लॉज कह रहा है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द एनी पर्सन मे इन any class or the classes of the cases is detained under the law providing preventive detention। तो कह रहा है कि मैक्सिमम पीरियड वही कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द पर्सन, मतलब मैक्सिमम पीरियड जो है पर्सन का, ठीक, किसी भी क्लास का या क्लासेस ऑफ केसेस का डिटेन करने का जो है रूल है वो जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो प्रोवाइड किया जाता है उसका मैक्सिमम पीरियड जो है डिसाइड कर सकता है। फिर देखिए क्लॉज सी क्या कह रहा है, क्लॉज सी कह रहा है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर द सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 4। तो कह रहा है ऐसा प्रोसीजर जो फॉलो किया जा रहा है एडवाइजरी बोर्ड द्वारा किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, क्लॉज सब क्लॉज ए के अंतर्गत जो है क्लॉज 4 में दिया गया है। तो इसी के साथ जो है राइट टू फ्रीडम कंप्लीट होता है। इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 23 से। तब तक चलिए, तब तक के लिए ये वीडियो है, रिवीजन करते रहिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ये भी एक ऐप ही है, मुझको नाम याद नहीं है अभी, अगले वीडियो में मैं आपको नाम बता दूंगा। ये एक ऐप है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई भी प्ले स्टोर पे ऐप डालिए, वो ले लीजिए आप, और उसको जो है कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जो है आप एक दिन में 10 आर्टिकल कर लें। ऐसे आप 10 आर्टिकल करेंगे तो मेजरली आपका 35 या 36 डेज़ में 360 आर्टिकल्स जो हैं आपके, ठीक है, 370 आर्टिकल्स जो हैं 37 डेज़ में, या फिर कभी कभी बड़े आर्टिकल आ जाएंगे 10 नहीं हो पाएगा, तो मतलब ले दे के 2 महीने में तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ फॉलो कीजिए, और आप अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं कोशिश कीजिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटी की बुक आप पढ़िए एम लक्ष्मीकांत की, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बड़े दिन बाद वीडियो आई है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना, चलिए ठीक है, ओके बाय।